हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स पार्ट 2। तो टीचिंग एड पार्ट 2 का मतलब क्या? जो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे की बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूँ। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हियरिंग, सीइंग, वाचिंग और डूइंग का हमारे नॉलेज या हमारी लर्निंग इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके हम टीचिंग एड, अप्रोप्रिएट टीचिंग एड अपनी टीचिंग टाइम में कैसे यूज कर सकते हैं। टीचिंग एड का टाइप क्या है, तो हमने उसमें प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल, कई ढेर सारे वे में हमने इसको कैटेगराइज किया था, हम लोगों ने समझने का काम किया था। फिर हम लोगों ने पैसिव और एक्टिव लर्निंग के वे में भी टीचिंग एड को समझा था, और फिर हमने एडगर डेल कोन के अकॉर्डिंग भी टीचिंग एड को हमने समझने का काम किया था। तो आज की क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। हम कुछ जो यूजफुल टीचिंग एड है उनकी टाइप्स की बात करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में भी हमने एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड की हम लोगों ने बात की थी, जिसका नाम था चार्ट। तो चार्ट की हम लोग बात कर चुके हैं, और आज हम लोग बात करेंगे बेटा दूसरे टीचिंग एड का, जिसका नाम है फ्लैश कार्ड। तो सबसे पहले फ्लैश कार्ड क्या होता है? अगर आप अपने स्क्रीन पे आने वाली पिक्चर को ध्यान से देखो, तो इसमें दो टीचर हैं। एक टीचर ने क्या किया, एक पेपर बोर्ड पर उसने क्या किया है, बड़े अक्षरों में कुछ मीनिंग्स लिखा हुआ है। उसने, आपको दिख रहा भी होगा, लिव इन, डेजी, आई लव। और एक दूसरी टीचर को ने क्या देखा, एक छोटे से फ्रेम में कुछ पिक्चर्स दिखा रही है। तो इससे क्या समझ में आता है, फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड किसी पर्टिकुलर मीनिंग, किसी पर्टिकुलर अक्षर या कैरेक्टर, या किसी पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर पिक्चर का एक छोटा नमूना होता है, जिसे दिखाकर कक्षा में टीचर पढ़ाने का काम करता है ना। अब जैसे मान लो कि छोटे बच्चों की अगर वे में हम बात करें, तो जैसे अगर हमें बच्चों को अल्फाबेट सिखाना हो, ए से लेकर जेड तक सिखाना हो, तो हम ए बी सी डी से लेकर जेड तक के अक्षरों का, हम को बड़े अक्षरों को एक चौकोर बोर्ड पे अगर हम बड़ा बड़ा कलरफुल लिख लें, हर एक कार्ड पर एक अल्फाबेट्स बना लें, जैसे ए लिख लें या क लिख लें या सी लिख लें या डी लिख लें, कुछ भी लिख लें, तो उसको हम फ्लैश कर सकते हैं। या उन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की पिक्चर लिख लें, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क कबूतर डाल पर बैठा, ए फॉर एप्पल, तो हम ए फॉर एक्स, ए फॉर आंट, हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। और एक तख्ती पर हमने ए लिखा और दूसरे तख्ती पर हमने जो है एक कुल्हाड़ी का पिक्चर बनाया हुआ है, एक्स का पिक्चर बनाया हुआ है। और उन दोनों को दिखाकर हम बच्चों को सिखा भी सकते हैं, बच्चों का टेस्ट भी ले सकते हैं, बच्चों को उसे एक सीरियल वे में लगाने के लिए भी कह सकते हैं। हम बच्चों से दो कह सकते हैं, इसका दो ग्रुप बनाओ, एक हाथ में उसके कैरेक्टर को पकड़ो, अक्षर को दिखाओ, और दूसरे हाथ में ए फॉर क्या होता है उसको दिखाओ। तो इस तरह से हम करके गेम भी करा सकते हैं, बच्चों को अवेयर भी कर सकते हैं, बच्चों को बड़ी ही आसानी से मजेदार ढंग से हम पढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड का काम है, ठीक है ना। फ्लैश कार्ड का काम बेटा हम हायर एजुकेशन में भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई अगर स्ट्रक्चर्स बच्चों को बताना है, या हम मान लो पीरियोडिक टेबल ही बताना है, तो हम हर एलिमेंट का एक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, उसमें उसकी सारी डिटेल लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने कार्बन लिखा, कार्बन का सी लिख दिया, उसका एटॉमिक नंबर 6 लिख दिया, उसका एटॉमिक मास 12 लिख दिया। अब हम लिख दिया कि ये इसके इसके ये जो है, ये आइसोटोप या आइसोबार इसके कौन कौन से होते हैं, हमने वो भी लिख दिया। ठीक है, हमने C14, C12, C13 के बारे में भी लिख दिया। हमने उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिख दिया हमने उसका, ठीक है, उसकी वैलेंसी लिख दिया, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सारे का हम फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। वैसे हम 106 एलिमेंट जितने हमारे हैं उनका हम फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, और उनको दिखाकर हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, उन्हें जल्दी से याद कराने का काम कर सकते हैं। ये तो फ्लैश कार्ड होता है। अब देखो एक टीचर और एक पिक्चर और भी आ रहा है। एक टीचर क्या पढ़ा रही है क्लास में, देखो क्लास में वो
कुछ पढ़ा रही है और सोने का मृग हाथ में लिया हुआ है ना, सोने के हिरन को वो हाथ में लेकर पढ़ा रही है। यहाँ पे जो सोने का जो हिरन है, ये सोने का हिरन भी एक तरह का फ्लैश कार्ड है, ठीक है। यानी कोई भी छोटा पिक्चर अगर हम कार्डबोर्ड पे बना के ले जाते हैं, जैसे क्लास में अगर छोटे के, अब मान लो यहाँ पे सोने का हिरन देख के वो पढ़ा रही है। अब इसका एग्जांपल आप दूसरे वे में ले सकते हो, जैसे मान लो आप किसी स्पीसीज के बारे में क्लास में पढ़ा रहे हो, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, या हम नामनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, हम चाहे वो बॉटनिकल पढ़ा रहे हो, चाहे हम जूलॉजी का पढ़ा रहे हो, हम वहाँ भी इस तरह की चीज़ों को दिखा के हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइव ऑब्जेक्ट्स हम जहाँ क्लास नहीं ले जा सकते, वहाँ फ्लैश कार्ड पे हम उसकी पिक्चर्स को भी दिखा के काम अपना चला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम चीजें बेटा, इस तरह सब चीजें हम अपना काम हम कर सकते हैं क्लास में। अब इसकी और प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फ्लैश कार्ड का पूरा कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें क्या लिखा गया है? फ्लैश कार्ड आर यूजफुल फॉर ड्रिलिंग न्यू लेटर्स, वर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन. They are normally used in a classroom but can also be used more informally. अब बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, ड्रिल। ड्रिल करने का मतलब क्या होता है? अगर हम एजुकेशन की लैंग्वेज में ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास कार्य, यानी प्रैक्टिस कराना, ठीक है। जब हमें किसी चीज की प्रैक्टिस करानी है तो वहाँ फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो नए अक्षरों, नए शब्दों या नई जानकारियों के लिए अगर हम ड्रिलिंग कराएं, अगर हम अभ्यास कार्य के लिए हम फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये कक्षा में क्या होता है, बड़ा ही उपयोगी होता है। इसको हम अनौपचारिक रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। A flash card is part of a set of cards on which are written items should be studied. They are flashed. फ्लैश का मतलब क्या होता है? So quickly. हम जिसको जल्दी से दिखाना चाहें, जिस पार्ट पे हम फोकस करना चाहें, हम उसका फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। One by one to the learner to elect a quick response. तो लर्नर क्या करता है? उस पर क्लिक रेस्पॉन्स देता है। मैंने शुरू ही बताया था कि अगर हमें कुछ नई चीजें सिखानी है, कुछ हमें नई बातें बतानी है, तो उसके लिए हम फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फ्लैश कार्ड आर सेट ऑफ कार्ड्स प्रिंटेड विद इंफॉर्मेशन टू बी स्टडीड सच एज definitions, formulas, letters, multiplications, tables, perfects, words, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो? फ्लैश कार्ड किन किन चीजों का बन सकता है? फ्लैश कार्ड एक सेट होता है, एक प्रिंटेड सेट होता है या मुद्रित कार्ड सेट होता है, जिसमें सूत्र, परिभाषाएं, अक्षर, सारणियां, उपसर्ग, शब्द आदि चीजों को हम अच्छे से लिख सकते हैं और इसको कक्षा में फ्लैश करके, यानी कक्षा में तुरंत दिखा के हम पढ़ाने का काम कर सकते हैं। इफ देयर इज एन आंसर और सॉल्यूशन टू व्हाट अपीयर on the front of the card, it is printed on the back so that the person showing the card can see if the learner answer is correct. यानी इसमें क्या बता रहा है? अगर हम फ्लैश कार्ड को दिखा के अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर हम पहले से जानना चाहें, अगर हमको नहीं भी आता है तो हम कार्ड के पीछे उसका आंसर लिख सकते हैं, जिससे हमें चेक कर सकते हैं कि विद्यार्थी सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये फ्लैश कार्ड का उपयोग है बेटा। अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचिंग एड है, उसका नाम है फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि कोई एक फ्लिप का मतलब जिसको हम बार बार उलट पलट सकें, फ्लिपिंग कर सकें, उस पन्ने को हम घुमा फिरा सकें। आपने देखा होगा कि ढेर सारी पिक्चर्स बुक होती है, स्टोरी बुक्स भी होती है, जिसके हम पन्नों को पलट के पूरी स्टोरी को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फ्लिप चार्ट करते हैं। फ्लिप चार्ट में किसी जानकारी, किसी सूचना को हम क्रमित ढंग से बता सकते हैं, उसके ढेर सारे पिक्चर्स, उसके ढेर सारे वर्ड्स हम फ्लिप चार्ट पे लिख सकते हैं। जैसे हमको मान लो अल्फाबेट से पढ़ाना है, तो हम ए से लेके जेड तक के लिए हम एक पेज पर एक अक्षर उससे बना चित्र लिख सकते हैं। अगर आप देखो, जो
केजी के बच्चों की जो पिक्चर बुक भी होती है वो भी एक तरह से फ्लिप चार्ट का ही एग्जाम्पल होती है, क्योंकि ये वही काम करती है जो फ्लिप चार्ट करता है। ठीक है, आप देखो फ्लिप चार्ट के कई नमूने आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे एक नमूना ये क्या है, ये बुक फॉर्म में है। ये हमने क्या किया, ढेर सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करके हमने उसका बुक का फॉर्म दे दिया। अब इसको हम दिखा दिखा के पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें अभी एटम्स पढ़ाना है, ठीक है, तो एटम्स पढ़ाना है तो स्टार्ट एटम्स का कहाँ से होता है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज से स्टार्ट होता है इसका, या उससे भी पहले जब डाल्टन का परमाणु मॉडल आया था, जो एटॉमिक मॉडल आया था, वहां से स्टार्ट होता है। तब वहां से पिक्चराइजेशन करना शुरू कर दो। डाल्टन ने जो शेप साइज बताया था एटम का, आप उसको बता लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम करते हुए हम नील्स बोर तक चले आए। तो उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है, हम उसके लिए सबसे फ्लिप चार्ट बना सकते हैं और क्लास में इसको शो करके हम बच्चे को बड़े ही आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं और दिखाने का काम कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो वैसे ही एक दूसरा मेथड यहाँ दिख रहा है, ये मेथड दिख रहा है, जैसे आपने देखा होगा किस तरह का जो कैलेंडर्स भी आता है जिसको हम टेबल कैलेंडर कहते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का होता है। वैसे देखो ये हैंगिंग कैलेंडर यहाँ बनाया हुआ है उन्होंने, एक हैंगिंग कैलेंडर है जिसको पन्ने को पलट पलट के वो जो मेन चीजें हैं, जो फोकस पॉइंट्स है, क्लास में दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो एक फ्लिप चार्ट का नमूना ये भी है। अब देखो इसमें स्पाइरल बाइंडिंग से इसमें पेजेस लगे हुए हैं। पेजेस को वो पलट के चीजों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। यानी जहाँ पे किसी एक कॉन्सेप्ट में हमें कई पिक्चर्स की आवश्यकता हो, कई सब पिक्चर्स की आवश्यकता हो, तो वहां पर हम इस तरह के फ्लिप चार्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हमें अभी जर्मिनेशन ही पढ़ाना है कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है, उसमें पौधे कैसे निकलते हैं, तो उसके लिए भी हम अलग अलग पिक्चर्स बना के उसका टाइम, उसका सब कुछ, उसकी डिटेल लिख सकते हैं। लिख कर अभी कक्षा में हम इसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब फ्लिप चार्ट होता क्या है, हमने जो भी बताया वो टेक्स्ट वे में स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फ्लिप चार्ट आर यूजफुल इन टीचिंग सिचुएशन where you need to teach a number of people at a time. They are used when books are unavailable. Are too expensive or individuals to have their own copy. When other media such as overhead and slides are not available, and where group learning is must culturally appropriate. तो ये क्या बता रहा है, फ्लिप चार्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, ऐसी स्थितियों में हम फ्लिप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें एक से अधिक लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता हो, एक ग्रुप को पढ़ा रहे हो हम, और जहाँ किताबें उपलब्ध ना हो या किताबें बहुत ही दुर्लभ हो या बहुत ही महंगी हो, और जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ना हो, हमारे पास ओवरबोर्ड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स या डिजिटल प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स अगर हमारे पास ना हो या हमारे पास, तो वहाँ पे फ्लिप चार्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम एक बड़ी सी किताब हम इसको ड्रा करके बना सकते हैं और उसको दिखा के हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है। A flip chart is a collection of large pages which are bound together at the top. The pages are flipped or brought up and to the back as they are used. A flip chart is bound together at the top in such a way that the pages can be easily turned and lie flat. वही सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं, वही सारी बातें यहाँ पे कही जा रही, कहा जा रहा है कि एक फ्लिप चार्ट में क्या होता है, पृष्ठों का संग्रह होता है जो ऊपर से या शीर्ष से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिससे पृष्ठों को हम पलट सकते हैं। उसको हम मतलब वही फ्लिप का मतलब क्या, पेज को पलटना मतलब है उसका, पलट सकते हैं और इसको हम फ्लिप चार्ट कह सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हमने ये भी आपको बताया। ठीक है, तो फ्लिप चार्ट्स की तरफ का देखो एक और एग्जांपल है, फ्लिपकार्ट के रूप में आ रहा है स्क्रीन पर। अगर आप देखो तो कुछ फ्लिपकार्ट एग्जांपल और भी हैं जिसे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है।
ठीक है, आप देख रहे हो कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए या किसी स्पेसिफिक चीज को पढ़ाने के लिए भी हम इस तरह से हम बना सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे फ्लैनेल बोर्ड की, और हम देखेंगे कि फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले आप बोर्ड का मतलब समझते हो? बोर्ड का मतलब होता है कुछ भी प्रदर्शित करने के लिए या कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक ऐसा सरफेस जिसपे हम कुछ भी स्टिक करके दिखा सकते हैं। ठीक है, फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है? फ्लैनेल बोर्ड एक फ्लैनेल एक बेटा एक कपड़े की किस्म है जिसमें हम कोई भी चीज स्टिक कर सकते हैं। यानी फ्लैनेल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, ठीक है, जिसपे हम कोई भी चीज टैग कर सकते हैं, उस पे पेस्ट कर सकते हैं, उस पे स्टिक कर सकते हैं, करके हम पढ़ाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे क्लास में फ्लैनेल बोर्ड लगा हुआ है तो उस फ्लैनेल बोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को उस पर चिपका सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें तो आप देखते होंगे कि आपकी क्लास में आपका डस्टर ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता है, आपने देखा है। ठीक है, तो एक तरह का वो मैग्नेटिक बोर्ड है जिससे वो चिपक जाता है। तो मैग्नेटिक बोर्ड कहें, फ्लैनेल बोर्ड कहें, ग्लोसाइन बोर्ड कहें, ठीक है, या बुलेटिन बोर्ड कहें, ये सारे बोर्ड का एक ही काम है, वो काम है डेमोन्स्ट्रेशन का। हमें जो भी सूचनाएं बच्चों तक पहुंचानी है, उन सूचनाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीजें हम बोर्ड पे स्टिक करते हैं, वो बोर्ड कहलाता है। और बोर्ड के मटेरियल और उसके पर्पज के अकॉर्डिंग बोर्ड का ढेर सारा नाम, जैसे इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड जिसको हम कहते हैं, वो भी फ्लैनेल बोर्ड जैसा भी हो सकता है, मैग्नेटिक बोर्ड जैसा भी हो सकता है। तो फ्लैनेल बोर्ड में क्या होता है? फ्लैनेल बोर्ड में बेटा 4x6 का एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे एक कपड़ा लगा होता है, उस कपड़े पर हम कोई भी चीज स्टिक कर सकते हैं, कोई भी चीज चिपका सकते हैं। हम करते क्या है, हमें जो भी सूचनाएं बच्चों को पहुंचानी है, जो भी चीजें हम बच्चों को सिखानी है, तो सूचनाओं में कोई उनकी स्कूल से रिलेटेड सूचना भी हो सकती है। अगर ऐसा क्लासरूम में यूज कर रहे हैं तो हम इस पे कुछ भी स्टिक कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम क्लास में पढ़ाने गए और हमारे पास एक पेज है, उस पेज पे वाटर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वाटर के स्ट्रक्चर को हम इस पे क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से वाटर के स्ट्रक्चर को देख सके। जैसे अभी अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें तो फ्लैश कार्ड को लेकर हमें हाथ में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास साथ में फ्लैनेल बोर्ड हो या मैग्नेटिक बोर्ड हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस फ्लैश कार्ड को इस पे पेस्ट कर सकते हैं, इस पे चिपका के हम पढ़ा सकते हैं। और लेकिन ये पेस्टिंग कैसी होती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी पेस्टिंग होती है। हम जब चाहे चिपका लें और जब चाहे इसमें से हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम फ्लैनेल बोर्ड कहते हैं बेटा। अगर फ्लैनेल बोर्ड के कई एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एनिमल, लैंड एनिमल और वाटर एनिमल एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, तो उसने क्या किया, लैंड एनिमल के पिक्चर्स और वाटर एनिमल के पिक्चर्स को इस पे क्या किया, उसने स्टिक कर दिया, चिपका दिया और दिखा के बता सकती है, देखो बेटा ये जानवर धरती पे रहते हैं और ये जानवर पानी में रहने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसे ही देखो कोई कलेक्शन है, जैसे मान लो आप एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, तो एजुकेशन का कोई टूल्स हो, कोई फार्मूला हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई थ्योरी हो, उसके भी छोटे छोटे हम चीजें बना के, एक नमूना बना के हम स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैनेल बोर्ड होता क्या है, जैसे देखो अभी स्क्रीन पे आपके आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ फ्लैनेल आर लेफ्ट मेड फ्रॉम वूल stretched tightly over a strong backing of plywood. Pictures, card and similar material can be made stick on it. ठीक है, तो फ्लैनेल बोर्ड में क्या होता है, एक फ्लैनेल का टुकड़ा होता है या ऊन का या मोटे कपड़े का एक टुकड़ा होता है, जिसे प्लाई बोर्ड पे हम मजबूती से कसकर चिपका देते हैं, जिसपे चित्र, कार्ड या इस तरह की किसी सामग्री को चिपकाया जा सकता है। देखो फ्लैनेल बोर्ड का और भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है। टीचर कुछ पढ़ाना चाह रही है, उस पढ़ाने के लिए पिक्चर्स को, कार्टून के इमेजेस को,
ठीक है, उसने स्टिक कर दिया है बोर्ड पे, तो ये बोर्ड फ्लैनेल बोर्ड कहलाता है। इसको दिखाकर भी हम कक्षा में आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब बात आता है बेटा मॉडल का। तो सब मॉडल को हिंदी में क्या कहते हैं? नमूना कहते हैं, है ना। तो टीचर को कई बार बड़ी दिक्कत होती क्लास में पढ़ाने में। जैसे मान लो अगर हमें भी डायनासोर पढ़ाना है, मॉडल शिक्षण सहायक सामग्री का एक बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है या बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है जो 3D कॉन्सेप्ट देता है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन। जब पिक्चर दिखाते हैं तो केवल 2 डायमेंशन ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम कोई स्टैचू दिखा दें, कोई ऑब्जेक्ट दिखा दें या कोई हम पपेट दिखा दें तो वो 3 डायमेंशनल होता है। इसको ही हम मॉडल कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपको हार्ट पढ़ाना है और हमने थर्माकोल पर एक हार्ट का मॉडल बना लिया, तो वो 3 डायमेंशनल होगा और उसको दिखा के हार्ट के सारे चेम्बर्स और उसके आर्टरी वेन सब चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो हमें कोई मशीन पढ़ानी है या कोई हमें स्ट्रक्चर पढ़ाना है। जैसे मान लो अगर हमें बेंजीन रिंग ही पढ़ानी है, बेंजीन रिंग का हम 3D मॉडल बना दें, या हमें न्यूक्लियस पढ़ाना है, न्यूक्लियस का कोई 3D मॉडल हम बच्चों को दिखा दें, तो उससे क्या होगा? उससे पढ़ाई आसानी से समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करें बेटा, तो मैथमेटिक्स मान लो हम सिलेंडर पढ़ा रहे हैं या हम क्यूब पढ़ा रहे हैं, हम क्यूबाइड पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और या हम कोन पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि ये इसका सरकमफेरेंसेस है, ये इसका डायमीटर है, या ये स्फेयर है, देखो स्फेयर का ये सारा पार्ट होता है, ये क्यूब है, देखो इस क्यूब में ये 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम सर जी समझाना चाहें तो अगर हम उससे रिलेटेड कोई अगर मॉडल, कोई टुकड़ा, कोई हम स्लैब लेके हम पढ़ा लें तो आसानी से हम समझा सकते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे कुछ मैथमेटिकल और कुछ साइंटिफिक मॉडल भी दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे एक गर्ल हाथ में हार्ट का एक मॉडल पकड़ी हुई है, 3D मॉडल है। अब देखो इसमें सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको, कलर, डिज़ाइन और सबका नेमिंग भी हुई है। तो इसको दिखा के अच्छे से हार्ट को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही देखो कुछ स्ट्रक्चर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे सिलेंडर का है ना, ट्रायंगल का है, पिरामिड भी दिख रहा है, कोन भी दिख रहा है, स्फेयर भी दिख रहा है, और हेक्सागोनल, पेंटागोनल, हर तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा भी हम बच्चों को मैथमेटिक्स बड़े अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। ठीक है, अब मॉडल को अगर क्लासिफाइड करना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मॉडल आर replicates are copies of real object with suitable change in size, complexity, timing, safety and cost factor। तो मॉडल क्या है? मॉडल एक नकल है, एक नमूना है, एक कॉपी है किसका? रियल ऑब्जेक्ट का। जो क्या करता है? जो साइज को ठीक कर लेता है, उसकी जटिलता को दूर कर सकता है, टाइम बचा लेता है, सेफ्टी का काम करता है और कास्ट फैक्टर का भी काम करता है, सस्ता भी पड़े। मान लो अगर मैं जिराफ पढ़ाना है तो जिराफ की साइज कितनी होती है? बहुत ही बड़ी होती है, तो क्लासरूम में नहीं ले जा सकते। लेकिन जिराफ का छोटा सा हम मॉडल हम क्लासरूम में दिखा के जिराफ के बारे में बता सकते हैं, है ना। ऐसी सेफ्टी का कारण वाला क्लास में हमको लायन के बारे में पढ़ाना हो, हमें स्नैक के बारे में पढ़ाना हो, या हमें न्यूक्लियस फिशन पढ़ाना हो या फ्यूजन पढ़ाना हो, तो वहाँ पे हम एक्चुअल चीजें नहीं दिखा सकते, तो वहाँ पर भी हम समझाने के लिए हम उसके मॉडल का उपयोग कर सकते। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल असली चीज की छोटी, सस्ती और टिकाऊ नकल होती है जिसको हम दिखा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर मॉडल को अगर हम क्लासिफाई करें बेटा, तो मॉडल को 5 वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सिंप्लीफाइड, दूसरा स्केल, थर्ड वर्किंग, फोर्थ क्रॉस सेक्शनल और फिफ्थ मॉकअप। यानी मॉडल क्या है? मॉडल सरलीकृत है, मॉडल जो है आसान हो सकता है, मॉडल जो है स्केल करता है यानी साइज को छोटा कम ज़्यादा कर लेता है, मॉडल वर्किंग या नॉन वर्किंग दोनों हो सकता है, मॉडल क्रॉस सेक्शनल हो सकता है यानी मॉडल में हम अंदर की भाग को भी, जैसे मान लो हमने क्रॉस सेक्शन मॉडल ऑफ हार्ट दिखाया, तो यहाँ क्या होगा? पूरा हार्ट नहीं दिखेगा, उससे केवल चेम्बर की बात दिखेगी। मॉक अप का मतलब होता है मॉडल के द्वारा हम बच्चों को एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। देखो कुछ मॉडल आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। देखो एक एनिमल सेल का मॉडल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि प्लेनेटरी सिस्टम का मॉडल है, बीच में सन है, बाकी छोटे छोटे जो है
दिख रहे हैं, इसको दिखाकर हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं। इवन हम समझ लो कि अगर इसमें अगर एक स्ट्रक्चर और हम मून का भी ले लें तो इससे हम लूनर और सोलर इक्लिप्स भी पढ़ा सकते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी समझाया जा सकता है। इन मॉडल को दिखा के हम एक क्लासरूम में एक रियल एक माहौल पैदा कर देते हैं जिससे बच्चों की समझ को या किसी चीज को समझने में बच्चों को आसानी होती है। ठीक है, देखो एक मॉडल भी यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे मॉडल्स, देखो एक मॉडल ग्लोब का भी यहाँ दिख रहा है। ये जो सारे मॉडल्स है बेटा, ये सारे मॉडल क्या करते हैं, ये सारे मॉडल जो कॉम्प्लिसिटी है, जो पढ़ाई की जटिलता है, जो चीजें जल्दी समझ में हमको नहीं आती हैं, बच्चे इस मॉडल्स को देखकर वो रियलिटी का आभास करते हैं, वो रियल फील करते हैं और चीजों को आसानी से सीख जाते हैं। देखो यहाँ पे ग्राफ्स का भी मॉडल है, फिर यहाँ पे ये देखो सारे मॉडल की बात होगी। ठीक है, और हम इसमें जो बेटा अगला पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कि हमें जहाँ पे कोई एनालिसिस करनी होती है, कोई विश्लेषण करना होता है या कहीं पे हमें तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है, तो हम वहाँ ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ्स पढ़ाया भी गया है। अगली क्लास में आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग में पूरा ग्राफ के हर एंगल, हर पार्ट को पढ़ाने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या करता है, अगर हमें किसी डेटा की कंपैरेटिव स्टडी बच्चों को करानी है, बच्चों को समझाना है, हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, या हमें किसी इन्वेंशन या किसी खोज या किसी रिजल्ट या किसी एक्सपेरिमेंट की कंपैरेटिव स्टडी करानी है, तो वहां पे हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ता है। ग्राफ में जनरली हम यूज कौन सा करते हैं, पाई ग्राफ यूज करते हैं। आप देख रहे हो जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये पाई चार्ट है या पाई ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरह से हम तरह तरह के ग्राफ और डिजाइन के द्वारा, हम आकृतियों के द्वारा हम किसी भी वेरिएबल्स का, किसी भी चर की हम तुलना करके उसकी व्याख्या क्लास में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 का कॉम्पिटिटिव स्टडी दिखाई पड़ रहा है कि जनवरी में उसकी ग्रोथ कैसी थी, फरवरी में कैसा था, मार्च में कैसा था, अप्रैल में कैसा था, जून में कैसा था। ऐसे ही किसी चीज पे यूएस, यूके, इंडिया, जापान और चाइना में कंपेरिजन किया गया और दिखाया गया है कहाँ पे वो कितना परसेंट। मान लो कोरोना की बात करें तो कोरोना पर भी सबसे पाई चार्ट बना सकते हैं कि कहाँ पे किस किस तरह का काम किया गया है। इस तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लैट पिक्चर which implied dot line are pictures to visualize numerical and statistical data so ऐसी अगर हम और आगे देखें और टाइप को देखें तो अगला टाइप है कार्टून का। कार्टून का प्रयोग करके भी हम बेटा क्लास में पढ़ने का काम कर सकते हैं, और आप कार्टून का इस्तेमाल करके हम क्लास में जो डेमोस्ट्रेट करना है, जो बच्चों को सिखाना है, समझाना है, उसको थोड़ा सा फनी वे या हल्के फुल्के वातावरण में हम पढ़ाने का काम कर सकते हैं। देखो जैसे वो कार्टून आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, आप देख रहे हो इस कार्टून में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं। इस तरह के कार्टून्स को दिखाकर भी हम सूचनाएं दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में भी कार्टून दिखाई पड़ते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि फन के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिल जाए, यानी नॉलेज विद फन अगर हमें देना है, मस्ती मजाक के साथ अगर हमें ज्ञान देना है, तो हम कार्टून को एज ए TLM यूज करते हैं। हम छोटे छोटे कार्टून बना सकते हैं जो हमें टॉपिक, जो हमें चीजें पढ़ानी है, या अगर हम जो चार्ट मेकिंग ही कर रहे हैं, उस चार्ट मेकिंग को भी अगर हम कार्टून के वे में चार्ट मेकिंग करें तो हम चीजों को जैसे देखो पहला कार्टून जिसमें दिख रहा है, एक शेप दिख रहा है, दो देखो इसमें एंजॉयमेंट और चूजिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट आपको दिखा रहा है। तो ऐसे ही हमको जो भी टॉपिक पढ़ाना है, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा आर्टिस्टिक, थोड़ा सा हम अगर कार्टूनिस्टिक वे लेकर हम समझाना चाहें, हम उसको मेक करें, तो बच्चे को थोड़ा सा मज़ा भी आता है देखने में और उसको समझने में भी फ़ायदा होता है। तो हम इस तरह से भी हम अपने चार्ट पेपर, मॉडल आन चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्टून का वे हुआ। तो अ कार्टून इज एन इंटरप्रेटिव picture, usually a drawing
intended to convey a message or point to view about thing, events or situations, may make free use to exaggeration and symbolism। तो कार्टून क्या करता है? कार्टून किसी भी चीज का एक व्याख्यात्मक तस्वीर होता है जो आमतौर पे किसी ड्राइंग द्वारा, किसी संदेश, किसी घटना के बारे में वो प्रेरित करता है। ये थोड़ा सा प्रतीकवाद होता है, थोड़ा सा अतिशयोक्ति होता है, थोड़ा सा यहाँ पे फन होता है, थोड़ा सा मस्ती होता है। उसके द्वारा हम ज्ञान को डिलीवर करने का काम करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कड़वी दवाई को चीनी के साथ मिक्स करके खिलाई जाती है, ठीक वैसे ही कार्टून है। आप जानते हो कि नॉलेज एक बोरिंग काम है, जो बच्चे पढ़ते हैं तो बोर होते हैं, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कार्टून के साथ पढ़ाएं, थोड़ा सा एनिमेशंस यूज करें पढ़ाने में, तो बच्चों को थोड़ा सा फन आता है, थोड़ा सा मस्ती आता है, मज़ा आता है, और वो जल्दी चीज़ों को सीखने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ और भी कार्टून के पिक्चर देखो आपकी स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे थे। देखो एक रैबिट और माइस का एक डायलॉग दिख रहा है। ऐसे ही देखो प्राइम नंबर पे कार्टून बना हुआ दिख रहा है ना। ड्रग एब्यूज पे एक देखो कार्टून दिख रहा है। तो इस तरह से हम कार्टून के द्वारा भी हम पढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा पपेट्स। पपेट्स एक तरह से 3D कार्टून कह सकते हैं, या कठपुतली आपने देखा होगा, इसको पपेट्स भी इंग्लिश में कहते हैं। हम छोटे छोटे पपेट्स बना के भी बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। उनको कोई स्टोरी टेलिंग करनी हो, या कुछ सिखाना हो, या कुछ बताना हो, तो उसमें हम पपेट्स का इस्तेमाल करके हम बच्चों को पढ़ाने का हम काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा टीवी पे कुछ प्रोग्राम्स भी आते हैं, कामनी कौशल के प्रोग्राम अगर आपने टीवी पे देखे होंगे, दूरदर्शन पे देखे होंगे, जैसे गली गली सिम सिम है, या और भी कुछ है, या मिक्की माउस, क्लब हाउस, जो इस तरह के जो प्रोग्राम टीवी पे आते हैं, जो किड्स के प्रोग्राम आते हैं, उसमें पपेट्स का ही यूज करते हैं। पपेट्स को दिखा के हम नॉलेज देने की का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, बच्चा खेल खेल में सीख लेता है, यानी लर्निंग विद फन या लर्निंग विद गेम का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, या खेल खेल में शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये पूरा करने का काम करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो TLM की बात हम करने वाले हैं, वो स्लाइड्स की बात करने वाले हैं। स्लाइड्स भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट TLM है, जिसको हम प्रोजेक्टर के थ्रू हम पर्दे पे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बना सकते, तो उनको हम पर्दे पर जिसे तुरंत क्लास में नहीं बना सकते, तो ऐसी चीज़ों की स्लाइड्स हम मैनेज कर सकते हैं। स्लाइड्स को प्रोजेक्ट करके हम क्लासरूम की वॉल पे हम उसको पिक्चर उसकी ला सकते हैं, ग्राफ ला सकते हैं, उससे रिलेटेड डिज़ाइन स्ट्रक्चर कुछ भी हम दिखा के बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो स्लाइड्स होता क्या है, स्लाइड्स बनता कैसे है? तो स्लाइड्स के लिए मैं बता दूं बेटा, स्लाइड्स दो तरह की होती है, एक टीचर मेड स्लाइड होती है, एक रेडीमेड स्लाइड्स होती है। ठीक है, जो स्लाइड्स होती है वो जो जिस प्रोजेक्टर से हम स्लाइड यूज करने वाले हैं, उस प्रोजेक्टर की प्रॉपर्टी के हिसाब से स्लाइड बनाई जाती है। ठीक है, जनरली अगर आप स्लाइड प्रोजेक्टर बनाना चाहो, जिसको मैजिक लालटेन भी कहते हैं, तो आप बना सकते हो। एक जो है कॉनकेव मिरर लेके, कॉनकेव मिरर के ठीक सामने आप एक कोई लाइट सोर्स रख लो। लाइट सोर्स का मतलब कोई बल्ब आप ग्लो कर लो, और उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस आप लगा लो, और उस कॉन्वेक्स लेंस के और लाइट के बीच में अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, तो उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की पिक्चर दीवार पे आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब लाइट जल रही हो तो आपकी छाया आपके आसपास की दीवार पर दिख लेती है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट स्लाइड्स का भी है। तो स्लाइड्स कैसे बनाना चाहिए? स्लाइड्स बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं। जो जनरली स्लाइड्स टीचर मेड स्लाइड्स होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। उसमें बेटा प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट सीट आती है। प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट सीट के हम 8x8 सेमी का एक टुकड़ा काट लेते हैं, और उस टुकड़े पे हमें जो कुछ भी प्रदर्शित करना है, कलरफुल करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, जिस कलर का करना है, उस कलर के मार्कर से हम उस पे उस डिज़ाइन को पहले से ड्रा कर लेते हैं। हमें जो भी संदेश देना है, जो भी डिज़ाइन देनी है, जो भी पिक्चर दिखाना है, हम ड्रा कर लेते हैं। और फिर उस प्लास्टिक पेपर की जो ट्रांसपेरेंट पेपर है, उसका जो सीट है, उस सीट को दोनों तरफ से हम
ग्लास से कवर करके हम टेप लगा लेते हैं। तो ऐसा करने से हमारा स्लाइड तैयार हो जाता है। जब इस स्लाइड को हम किसी तेज रोशनी के बीच में रखेंगे तो उसका चित्र सामने स्क्रीन पर या दीवार पे दिखने लगता है और बड़े साइज का दिखने लगता है। आपने पढ़ा भी होगा, चित्रों के बनने की कंडीशन आपने पढ़ी होगी उत्तल लेंस का के या कॉन्वेक्स लेंस के। आप जानते हो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और फोकल पॉइंट के बीच में रखा जाता है तो उसका एक वर्चुअल इमेज, बहुत ही बड़ा इमेज और सीधा इमेज बनता है। इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हुए हम स्लाइड प्रोजेक्टर बना लेते हैं और उससे हम स्लाइड्स कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ स्लाइड्स की स्ट्रिप दिख भी रही है, देखो आपकी स्क्रीन पे स्लाइड्स की स्ट्रिप दिख रही है। देखो देखो ढेर सारी स्लाइड्स रखी हुई, इसमें भी देख लो बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंट सीट है और ऊपर से कवर हुआ है। और जब इसको हम प्रोजेक्टर के अंदर इसको जब डालते हैं तो इस पे जो भी चित्र बना हुआ है वो चित्र स्क्रीन पर या वॉल पे आ जाता है। देखो एक स्लाइड का एक पिक्चर दिख भी रहा है, एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम वॉल पे दिख रहा है प्रोजेक्ट होने के बाद। ऐसे ही हम किसी भी फीचर, किसी भी डिजाइन को हम प्रोजेक्ट करके क्लास में पढ़ाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इस समय जो सबसे बड़ा जो टीचिंग एड है वो इस समय आ गई है मोबाइल लर्निंग या मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोबाइल को हम टीचिंग एड के रूप में क्यों देख रहे हैं आजकल? क्यों? क्योंकि मोबाइल सारी टीचिंग एड का एक तरह से समझ लो कम्बो पैक है। जैसे हमें कोई पिक्चर देखनी है, कोई डायग्राम देखना है, कोई स्ट्रक्चर देखना है, हम तुरंत गूगल सर्च में सर्च करें, इमेज आ जाएगा, हम उस इमेज को देख के हम TLM का काम कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल इतना ही नहीं, आप देख रहे हो जितनी भी वर्चुअल लर्निंग हो रही, चाहे जूम से लर्निंग हो रही है, चाहे पावर पॉइंट स्लाइड से, हम कुछ भी, हम जो भी सोच पाए हम वो मोबाइल से कर सकते हैं। हम ई लर्निंग भी मोबाइल से कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन, टीचिंग लर्निंग, मतलब जो भी हम टीचिंग लर्निंग के एस्पेक्ट में हम जो कुछ भी सोचें वे सारा काम हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, टीचिंग एड के रूप में बात करें, हम ट्रेनिंग देने की बात करें, हम वो सारा काम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल आजकल टीचिंग में हो रहा है। आप देख रहे हो कि कोरोना में जब चारों तरफ पढ़ाई की दिक्कत आ गई तो मोबाइल ही एक ऐसा गैजेट था, एक ऐसी जादू की छड़ी थी जो हमें इस घर पे बैठे बैठे हमें लर्निंग करा रहा है। आप में से भी ढेर सारे लोग 95% लोग मोबाइल के थ्रू ही आज ये क्लास ले रहे होंगे। तो आप कह सकते हो कि मोबाइल एक इफेक्टिव और सबसे सस्ती और सर्वसुलभ एक ऐप है, एक गैजेट है, एक डिवाइस है, एक टीचिंग एड है जिसके द्वारा हम अपनी पढ़ाई को हम आसान बना पाते हैं। ठीक है, अब देखो मोबाइल से जुड़ी हुई कई भी चीजें हैं, जैसे क्या है, इंटरनेट है, वाईफाई है, खेल है, क्विज है, मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम पढ़ाई हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मोबाइल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग से हम क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम देखना चाहें तो हम स्क्रीन पे आपको ढेर सारा मैटर आ रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में अगर हमें किसी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर, जैसे मैंने पिछले साल यूज किया था, गूगल क्लासरूम यूज किया था, इस साल तो सारे लोग गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जूम ऐप है या ऐसे ढेर सारे ऐप, वेबएक्स है, मीट है। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट मीट्स है। इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल करके हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी जो क्लासरूम में हम यूज कर रहे हैं, इसको लाने का काम कौन करेगा? मोबाइल करेगा। ठीक है, ये पुस्तकों और पीसी की तुलना में उपयोग करना बड़ा आसान है। मोबाइल क्या है? मोबाइल हमारे जेब में है, यानी कि मोबाइल हमारे जेब में है, हमारे जेब में दुनिया की सारी किताबें एक साथ आ गई। ठीक है, अगर हमें 10 किताब लेके अगर हमें स्कूल आना हो या स्कूल से जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हम मोबाइल में एक साथ लाखों किताबों को लेकर हम चलते हैं। हमें जिस भी बुक को पढ़ना हो, हम उस बुक की लाइब्रेरी खोल के हम उस बुक को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऑनलाइन ऑफलाइन या एक तरह से ब्लेंडेड लर्निंग का काम वो कर सकता है। हम ऑनलाइन लर्निंग भी मोबाइल से कर सकते हैं, टीचर से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। हम खुद ऑफलाइन लर्निंग पढ़ सकते हैं, टीचर की वीडियोस देख सकते हैं, उसके पावर पॉइंट देख सकते हैं।
ठीक है, हम बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, हम इंटरनेट के सोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारा काम हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना? मोबाइल लर्निंग सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस रेदर देन बीइंग इंटीग्रल टू इट। इन मोबाइल लर्निंग इसके अभिन्न होने के बजाय सीखने के प्रक्रिया का समर्थन करता है। ठीक है, मोबाइल लर्निंग कैन बी यूज एड ऑन टूल फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड। अगर मान लो कोई स्टूडेंट जैसे स्पेशल नीड वाला है, जैसे मान लो किसी को कम सुनाई पड़ता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, या हम किसी तरह के इम्पेयर्ड चाइल्ड है, अगर विकलांग विद्यार्थी है, तो वहाँ पर भी मोबाइल उसके लिए बड़ा सपोर्टिव होता है। जैसे मान लो किसी को कम सुनाई पड़ता है, तो वो उसके साथ कोई और कोई उसका इंस्ट्रूमेंट यूज करके जोड़ के हो सुनने की अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। जैसे हम हेडफोन लगा लेते हैं तो क्या होता है, हमें और क्लियर सुनाई पड़ने लगता है। ऐसे ही अगर कोई डीफ है, कोई बहरा है, तो उसकी जो हेडफोन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और अच्छी होगी, वो ज़्यादा एम्पलीफाई करके चीज़ों को सुना पाएगा। तो इस तरह से जो अक्षम बालक है, जो मेंटल या जो फिजिकल इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं, उनको भी हम पढ़ाने का काम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना? मोबाइल सीखने का उपयोग अप्रभावित युवाओं को फिर से जोड़ने के लिए एक हुक का काम करता है। मोबाइल लर्निंग कैन यूज अ हुक टू री इंगेज डिफ्रैक्टेड यूथ। जो यूथ पढ़ाई से भटक गए हैं, जो स्कूल नहीं आना चाहते, अब देखो इसी बात को मैं बताऊं तो आप क्लास में अपनी संख्या देखो, इस ऑनलाइन क्लास में जब मैं क्लासरूम में इसको ऑफलाइन पढ़ाता था तो आप कितने लोग पढ़ने आते थे, और आज ऑनलाइन में कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भटके हुए विद्यार्थी हैं, जो क्लास में नहीं आना चाहते थे, वो भी मोबाइल के द्वारा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले रहे हैं। यानी अगर आप देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आपकी क्लास में आके लर्निंग करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मोबाइल लर्निंग की बेनिफिट की बात करें बेटा, तो बेनिफिट भी कुछ है। जो रिलेटिविटी एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटीज एज द कास्ट ऑफ मोबाइल डिवाइस आर सिग्निफिकेंटली लेस देन पीसीज एंड लैपटॉप। ठीक है, अगर हमको एक लैपटॉप खरीदना हो बढ़िया वाला, तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लग जाएगा। पीसी खरीदना हो तो 25-30 हज़ार रुपये दीजिए, पीसी नहीं आएगी। लेकिन हम 5 हज़ार के मोबाइल से भी हम काम कर सकते हैं, वही सारा काम कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल सस्ता है, टिकाऊ है, सुलभ है, यूज करने में भी आसान है। ठीक है, मोबाइल पर भी हम मल्टीमीडिया सारी सामग्री बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि ढेर सारे लोगों ने पावर पॉइंट मोबाइल पे ही बना लेते हैं, एक्सेल सीट का काम भी मोबाइल पे कर लेते हैं, वर्ड का काम भी मोबाइल पे कर लेते हैं। यानी सारा का सारा मल्टीमीडिया वर्क हो, टेक्स्ट का वर्क हो, ग्राफिक्स का वर्क हो, हम सारा काम मोबाइल पे कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐप्स हैं कि हम उन ऐप्स का इस्तेमाल करके हम मोबाइल पर भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल क्या है? कंटिन्यूअस एंड सिचुएटेड लर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी सतत और स्थित सीखने को कोई समोस का समर्थन करता है। इसको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? देखो, कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या है? हम जब भी जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, हम लगातार हम इससे मोबाइल से सीख सकते हैं। अगर कॉलेज ऑफ है, कुछ मान लो कुछ पैंडेमिक कंडीशन कुछ हमारे पास है, कोरोना है, लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई जारी है, सतत रूप से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लासरूम में क्या होता है? किसी सब्जेक्ट की केवल 1 घंटी होती है, लेकिन मोबाइल के थ्रू हम उस क्लास से रिलेटेड मैटर को हम मोबाइल पे लगातार हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? इससे जो है प्रशिक्षण लागत में भी कमी आती है। जैसे मान लो मैं ट्रेनिंग देनी है, अगर हमें 100 लोगों को बुलाना है, तो 100 लोगों के आने जाने का खर्च, उनको पढ़ाने का खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च। लेकिन मोबाइल के थ्रू क्या है? हर आदमी अपने घर से बैठ के पढ़ ले रहा है, सीख ले रहा है, तो प्रशिक्षण की लागत में भी इससे कमी आती है। ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड बेटा कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहला चैलेंज जो कनेक्टिविटी का है, आप देख रहे हो भारत जैसे देश में मोबाइल से पढ़ाई करना कितना कठिन है, क्योंकि कब नेटवर्क आएगा और कब नेटवर्क चला जाएगा आप नहीं जानते। यानी कनेक्टिविटी एक बड़ा आफत है, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। दूसरा, बैटरी लाइफ। मोबाइल का इस्तेमाल करते करते आपने कई बार देखा होगा कि दिन भर की क्लास लेते लेते अक्सर बैटरी खत्म हो जाती है, और मन में होता है कि काश हमारी बैटरी बैकअप ज़्यादा होता, हमारे पास पावर का स्टोरेज ज़्यादा होता, तो हम अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाते। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है बेटा, वो स्क्रीन साइज की आती है। लैपटॉप की स्क्रीन क्या होती है? बड़ी होती है,
वहाँ चीज़ें बड़ी दिखाई पड़ती हैं, समझना आसान होता है। मोबाइल पे चीज़ें छोटी दिखाई पड़ती हैं तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा की साइज, मोबाइल पे टाइप करना थोड़ा सा कठिन है लैपटॉप और डेस्कटॉप की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप पे हम अपने 10 उंगलियों से टाइप कर सकते हैं, लैपटॉप पे हम अपनी 10 उंगलियों से टाइप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके की उसके जो कीज बड़े होते हैं, अरे टेक्स्ट हम जल्दी से लिख सकते हैं। लेकिन मोबाइल में क्या है, की साइज छोटी होती है, हम उसको अपने फिंगर से हम टाइप करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मीटिंग रिक्वायर्ड बैंडविड्थ फॉर नॉन स्टॉप फास्ट स्ट्रीमिंग, ठीक है। बैंडविड्थ बहुत ही कम होती है जिससे स्ट्रीमिंग अच्छे से नहीं हो पाती। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी पिक्चर छूट जाती है, कभी आवाज़ छूट जाती है, कभी पिक्चर आ जाता है, कभी आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है। तो ये बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारी कुछ चैलेंजेज हैं, जो चैलेंजेज आपकी स्क्रीन पे भी है और हमने आपसे डिस्कस भी करी। कुछ और चैलेंजेज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, जैसे कॉपीराइट का की प्रॉब्लम है, या स्क्रीन के साइज, ऑपरेटिंग सिस्टम, या मेमोरी का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है जिन प्रॉब्लम्स के कारण मोबाइल में थोड़ी सी असुविधा है, लेकिन जो नई नई मोबाइल्स आ रही हैं उनमें सारी असुविधाएं धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ सोशल और एजुकेशनल चैलेंजेस भी हैं मोबाइल से रिलेटेड। अब जैसे मान लो, सबसे बड़ा इशू यही है कि मोबाइल का इस्तेमाल हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तभी एक व्हाट्सएप का मैसेज आ जाए तो क्या होगा, हमारी सारी पढ़ाई रुक जाएगी। हम तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, ठीक है। तो वही हालत है कि बंदर के हाथ में तलवार देके हम कितनी रक्षा करें। यानी एक चंचल मन विद्यार्थी के हाथ में मोबाइल का गैजेट हो तो उससे वो कितना और कैसे पढ़ाई कर पाएगा, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये सारी चैलेंजेस है मोबाइल के साथ। अब जो दूसरा बेटा पार्ट है इसमें, वो है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का है। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का मतलब हुआ, आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई हो रही है। यानी एक ऐसा बोर्ड आजकल यूज हो रहा है पढ़ाई के लिए जिसमें हम पेन से लिख भी सकते हैं, उसमें विंडोज भी आ जाता है, उसमें एनिमेशन भी आ जाता है, उसमें सारे इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, सारा कोर्स होता है, सारा स्टडी मटेरियल होता है, हम सब सारा काम कर सकते हैं। ऐसे बोर्ड को हम इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड कहते हैं। स्क्रीन पर आपको इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड दिख भी रहा होगा। ये किस तरह का व्हाइट बोर्ड होता है, जिसपे हम नॉर्मल बोर्ड की तरह हम पेन से भी लिख सकते हैं, और इसको हम पीसी या लैपटॉप की तरह या प्रोजेक्टर की स्क्रीन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर कुछ भी दिखा सकते हैं, सारा काम इंटरनेट का काम हम कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है, आजकल बड़ा चर्चित हो रहा है छोटे बच्चों के लिए। हमें कार्टून दिखाना है, हमें प्रोग्राम दिखाना है, हमें टेस्ट लेना है, हमें कैलकुलेशन करना है, सब कुछ करेगा। और साथ में पेंसिल और जो हमारा जो जो हमारा जो बेसिक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड की तरफ ये काम करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टीचिंग एड्स थी, हमने उसकी बात आपसे करी है। और ऐसे ढेर सारे टीचिंग एड्स हैं। अगर हम टीचिंग एड्स की लिस्ट को देखें तो 100 से ऊपर टीचिंग एड्स हैं, और जिनके बारे में हम आपको जानना चाहिए। और जानने के लिए आप फिर वही काम कर सकते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ लिख और समझ सकते हैं। कि फिर भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टीचिंग एड्स थी, जिसको हम जनरली क्लासरूम में आज के समय में यूज करते हैं, हमने उन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, आपको सिखाने का काम किया। कोई डाउट कहीं किसी को हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है।